Hello, hi everyone. So I hope you all are doing fine. Next topic from unit number 12 of obstetrics is destructive operations, right? So destructive operations हम discuss करेंगे. The another name given for destructive operation is embryotomy, right? So we will discuss this topic today. Let's start with it. First of all comes the definition. So these operations are aimed at reducing the size of the head, shoulder girdle or body of the dead fetus to permit its passage through the maternal pelvis and birth canal. ठीक है, ये जो डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस होते हैं या जो हम जिसको एम्ब्रियोटमी बोल रहे हैं, ठीक है, बेसिकली इन ऑपरेशंस का जो है पर्पस क्या होता है कि हमने बेबी का जो साइज है उसको रिड्यूस करना है. ठीक है, सपोज हमने हेड के साइज को रिड्यूस करना है या शोल्डर गर्डल जो है उसका उसके साइज को हम कम करना चाहते हैं. ठीक है, या उसकी बॉडी के साइज को जो है वो हम रिड्यूस करके उसको हम बाहर निकालते हैं. ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन का जो प्रोसीजर है वो हमेशा हम जो है वो किस में करते हैं, डेड फीटस में. जब फीटस की जो है वो डेथ हो जाती है और उसको फिर हमने वेजाइनली डिलीवर करना होता है क्योंकि डेड फीटस जो है, ठीक है, सो दैट इज डिलीवर्ड बाय वेजाइनल डिलीवरी ओनली, राइट. तो वेजाइनल रूट से उसने डिलीवर होना है, तो इसलिए हम डेड फीटस का जो साइज होगा उसको रिड्यूस करते हैं और फिर उसको डिलीवर करते हैं अगर उसकी डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही है, राइट, ताकि वो मदर के पेल्विस में से या बर्थ कैनाल में से इजीली बाहर डिलीवर हो जाए, राइट. सो दिस इज द डेफिनेशन. देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड that shows the pictures of some procedures which are being used in embryotomy. So we will be discussing one after the another. So here is a list of various destructive operations. Number one is craniotomy. ठीक है. Second one is cranioplasm. Third one is cephalotripsy. Then decapitation. Then next is spondylotomy. Then evisceration. And then next is cleidotomy. Right. So हम ये सारे procedures जो है वो एक के बाद एक अभी discuss करेंगे इसमें. So let's start with first, that is craniotomy. So as the name indicates itself, otomy word is used for like कब हम otomy word use करते हैं जब हम कहीं पे कुछ opening बनाते हैं, right. So this means perforating the fetal skull to reduce its content. ठीक है, as you can see in the picture, इसमें हम क्या करेंगे, जो fetus का जो स्कल होगा, ठीक है, उसको हम जो है वो इसके अंदर परफोरेट करते हैं. ठीक है, ताकि उसके जो कंटेंट्स होंगे अंदर के उसको हम बाहर निकाल के उसका जो डायमीटर होगा वो स्कल का कम कर सकें और बेबी का हेड जो है वो इजीली डिलीवर करवा सकें डेड फीटस का. ठीक है. देन इंडिकेशन. सो क्या इसकी इंडिकेशंस है. नंबर वन इंडिकेशन इसकी है सिफेलिक प्रेजेंटेशन है प्रोड्यूसिंग ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर विद डेड फीटस. ठीक है, यहाँ पे पूरा सेंटेंस कंप्लीट है. ये डेड के बाद एक वर्ड इज मिसिंग, दैट इज फीटस. सो सिफेलिक प्रेजेंटेशन मतलब कि जो प्रेजेंटेशन होगी वो वर्टेक्स होनी चाहिए. ठीक है, राइट. और जिस वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, ठीक है, और साथ में ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, मतलब लेबर जो है वो आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो उस केस में हमें क्रेनियोटमी करनी पड़ेगी. हम स्कल के साइज को रिड्यूस करके उसको डिलीवर करवाएंगे. देन सेकंड इंडिकेशन है हाइड्रोसिफेलस इवन इन अ लिविंग फीटस. ठीक है, अगर हेड में जो है हाइड्रोसिफेलस है उस केस में जो है वो हम करेंगे ये वाला प्रोसीजर. देन नेक्स्ट इज इंटरलॉकिंग हेड ऑफ ट्विंस. ठीक है, अगर ट्विंस हैं, ठीक है, उनका हेड जो है वो इंटरलॉक्ड है और डेड है वो, तो उस केस में हम ये वाला प्रोसीजर जो है वो करते हैं परफॉर्म. Then next is CPD with a dead fetus. Like if the mother is having cephalopelvic disproportion, cephalopelvic disproportion जो है वो हम पढ़ चुके हैं पहले क्लास में, डिस्कस किया ये टॉपिक हमने डिटेल में. ठीक है, तो अगर CPD है और साथ में फीटस जो है वो डेड है, उस केस में हम क्रेनियोटमी का प्रोसीजर जो है वो करते हैं. The next is retained after coming head of breech if obstructed. ठीक है, मतलब सपोज जो बेबी था वो ब्रीच प्रेजेंटेड था, ठीक है, ब्रीच प्रेजेंटेशन में था और लेकिन ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर थी और हेड जो है वो अंदर स्टक हो गया, बॉडी डिलीवर हो चुकी है और हेड जो है वो स्टक हो चुके हैं एंड द फीटस इज डेड, तो उस केस में हम कर सकते हैं क्रेनियोटमी. Then impacted malpresented dead fetus such as mento posterior और bro presentation और occipito posterior position. ठीक है, तो माल प्रेजेंटेशन के केस में अगर माल प्रेजेंटेड है बेबी और डेड फीटस है साथ में, ठीक है, तो उस केस में भी हम ये प्रोसीजर जो है वो करते हैं, दैट इज क्रेनियोटमी. Then next comes contraindication. So what all are the contraindications for this? Number one is several kinds of infection. ठीक है. Then next comes ruptured uterus. तो ruptured uterus भी जो है इसका एक contraindication है.
Then severely contracted pelvis when true conjugate diameter is less than 3 inches or 7.5 centimeter. तो अगर pelvis जो है मदर का वो severely contracted है, मतलब जो true conjugate diameter है it is less than 7.5 centimeters, then that is a contraindication for this procedure, right? Then next comes instrument use. ठीक है, जब क्रेनियोटमी करनी है तो कौन कौन से तरह का इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज किया जाता है. तो नंबर 1 जो हम यूज करते हैं दैट इज सिम्पल्स परफोरेटर एंड अदर वन इज ओल्डहैम्स परफोरेटर. ठीक है, तो ये दो तरह के परफोरेटर जो है वो स्कल को परफोरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं इन द प्रोसीजर ऑफ क्रेनियोटमी. ठीक है, so here is a picture showing Simpson's perforator and below is the picture of Oldham's perforator, and even it can be done with Mayo scissors, right? Mayo scissors तो आप सबने देखी होगी. And this Oldham's perforator is also available in OBG lab, so you can see over there, right? Oldham's perforator and this is Simpson's perforator. Then next comes prerequisites. ठीक है, prerequisites का मतलब है कि कौन कौन सी कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर और कंसिडरिंग द प्रोसीजर, लाइक जो मतलब उस पर्टिकुलर पेशेंट की डिलीवरी के लिए बेनिफिशियल है. तो नंबर 1 इज सर्विक्स शुड मस्ट बी फुली डायलेटेड. जो सर्विक्स है वो फुली डायलेटेड होना चाहिए. ठीक है, फुली डायलेटेड का मतलब है 8 to 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन होनी चाहिए सर्विक्स की, तब हम करेंगे प्रोसीजर. देन ट्रू कॉन्जुगेट डायमीटर जो है दैट शुड बी मोर देन 7.5 सेंटीमीटर. जो ट्रू कॉन्जुगेट डायमीटर है वो 7.5 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए. देन नेक्स्ट स्टेप प्रीडिक्विजिट बेबी मस्ट बी डेड. ठीक है, लिविंग फीटस में हम नहीं करते इसको, हम डेड फीटस में करते हैं. देन साइट्स ऑफ परफोरेशन. ठीक है, कि किस साइड से आप स्कल को परफोरेट करोगे. सो अगर बेबी जो है वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में है तो उस केस में हम पैराइटल बोन को परफोरेट करते हैं. ठीक है, और पैराइटल बोन को भी कहाँ से करेंगे, एज क्लोज टू द सेजाइटल सोजर. ठीक है, सो जितना सेजाइटल सोजर के पास से हम इसको करते हैं. ठीक है, देन इन फेस, फेस में हम इसमें करेंगे ऑर्बिटल और हार्ड पैलेट में परफोरेट करते हैं. ठीक है, जो ऑर्बिट होती है, ठीक है, या जो हार्ड पैलेट होता है, माउथ में होता है ना हार्ड पैलेट, तो वहां से हम परफोरेट करते हैं. देन इन ब्रो प्रेजेंटेशन, ब्रो प्रेजेंटेशन में दैट विल बी डन थ्रू द फ्रंटल बोन. ठीक है, अगर ब्रो प्रेजेंटेशन में है बच्चा तो उस केस में फ्रंटल लोब जो होती है वहां से हम परफोरेट करेंगे स्कल को. Then next is in breach with hydrocephalus and spina bifida, one can drain it through the spina bifida by a stiff catheter passed up to the spinal canal. तो अगर ब्रीच प्रेजेंटेड है बच्चा और हाइड्रोसेफेलस है और साथ में स्पाइना बाइफिडा है तो आप जो फ्लूइड होगा उसको आप पहले ड्रेन कर सकते हैं स्टिफ कैथेटर के साथ, which is passed up to the spinal canal, right? So देन इसकी आती है टेक्निक. ठीक है, क्रेनियोटमी में जब आप परफोरेशन करते हैं, ठीक है, तो क्या टेक्निक जो है वो आपने यूज करनी है. सो नंबर 1 इसके अंदर जो आपका आएगा स्टेप 1 है. ठीक है, सबसे पहले जो 2 फिंगर्स होगी, मिडिल और इंडेक्स फिंगर, दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेजाइना ऑफ द मदर एंड देन द फिंगर टिप्स आर टू बी प्लेस्ड ऑन द प्रपोज साइट ऑफ परफोरेशन. ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने कि जो फिंगर टिप्स होंगी, ठीक है, उसको आपने जो भी आपने सोचा होगा कि जिस साइड पे आपने परफोरेट करना है डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस. ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एरिया पे आपने अपनी फिंगर टिप्स जो है वो प्लेस करनी है. However, when the suture line is not defined because of big capet, the perforation should be done through dependent part. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें. कई बार क्या होता है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, बच्चा वो काफी टाइम से बाहर नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका हेड में कैपेट फॉर्म हो जाता है. कैपेट सक्सीडेनियम पढ़ा है हमने. ठीक है, तो वो कैपेट की वजह से आप सिडाइटल सूचर जो है वो आप नहीं पता कर पाओगे, क्योंकि सिडाइटल सूचर से ही आपको पता चलेगा कि कहाँ पे पैराइटल बोन है, कौन सी फ्रंटल बोन है, राइट? तो कई बार नहीं पता चलता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे. ठीक है, उस केस में हम परफोरेशन डिपेंडेंट पार्ट से करते हैं. डिपेंडेंट पार्ट का मतलब है सपोज आप ईयर्स को लोकेट करोगे, ईयर को लोकेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि ऑसिपिटल लोब कौन सी है, पैराइटल लोब कौन सी है. ठीक है, तो दैट इज देयर. देन स्टेप नंबर 2, तो लोकेशन आपने परफोरेशन की पता कर ली. उसके बाद सेकंड स्टेप है परफोरेटर विद द ब्लेड्स क्लोज्ड इज इंट्रोड्यूस अंडर द पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ द फिंगर प्रोटेक्टिंग द डीप वेजाइनल वॉल. अब आपने क्या करना है, जो परफोरेटर आपको बताए हैं मैंने, सिम्पसन्स या फिर ओल्डहैम, उसके ब्लेड्स को बंद करते हुए क्लोज उसको रख के आपने अपने हाथ से गाइड करते हुए उसको अंदर इंसर्ट करना है. देन स्टेप 3, बाय रोटेटिंग मूवमेंट स्कल इज परफोरेटेड. फिर उसके बाद
उन ब्लेड्स के साथ रोटेटिंग मूवमेंट आपने जो है वो क्रिएट करनी है, उससे स्कल जो होगा वो परफोरेट हो जाएगा। एंड आफ्टर द स्कल इज परफोरेटेड द इंस्ट्रूमेंट इज थर्स्ट अप टू द शोल्डर। जब स्कल जो है वो परफोरेट हो जाएगा, फिर आप इंस्ट्रूमेंट को शोल्डर लेवल तक जो है वो लेके जाएंगे। एंड द हैंडल्स आर अप्रोक्सीमेटेड so as to allow the separation of the sharp blades for about 2.5 centimeters, right? तो ये steps of procedure मैं आपको बता रही हूँ। ये procedure आपको perform नहीं करना है, perform इसको ऑब्स्टेट्रिशियन ही करते हैं, राइट? आपको उनको असिस्ट करवाना है, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स जो है वो रहते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ क्रेनियोटमी, ठीक है? Then the instrument is brought out keeping the tip of the blade still inside the cranium, ठीक है? जो टिप होगी वो अभी cranium के अंदर ही रहेगी और अपने बाकी का इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी बाहर की तरफ को थोड़ा सा निकाल लेना है। The instrument is then rotated at the right angle and then again thrust in up to the shoulder, मतलब फिर से आपने वही वाली मूवमेंट जो है वो क्रिएट करनी है जिससे कि परफोरेशन जो है वो बराबर चलती रहे, राइट? देन आता है विद द फिंगर्स ब्रेन मैटर इज इवैक्यूएटेड। उसके बाद जब परफोरेशन हो जाएगी, आपने ब्रेन मैटर को जो है वो इवैक्यूएट करना है। देन द आइडिया इज टू मेक द स्कल कोलैप्स एज मच एज पॉसिबल, ठीक है? तो आपने स्कल को जितना ज्यादा कोलैप्स जो है वो हो सके उतना बेटर है, उतना इजीली वो है डिलीवर हो जाएगा। When the skull is found sufficiently compressed, the extraction of the fetus is achieved either by using a cranioplast, ठीक है? जब स्कल पूरा जो है वो कंप्रेस हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, फिर आप फीटस को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देन आता है स्टेप नंबर 6, द ट्रैक्शन इज नाउ एक्सर्टेड इन द सेम डायरेक्शन एज लाइक इन द फोर्सेप्स ऑपरेशन। तो आपने किस तरह से ट्रैक्शन देनी, जैसे आप फोर्सेप्स डिलीवरी में ट्रैक्शन देते हैं, ठीक है? Then step number 7 says after the delivery of the placenta, the uterovaginal canal must be एक्सप्लोड, ठीक है? तो जैसे उसके बाद फीटस डेड फीटस डिलीवर होने के बाद जब प्लेसेंटा डिलीवर हो जाएगा, उसके बाद आपने पूरी जो यूटेरोवेजाइनल कैनाल होगा आपने उसको एक्सप्लोर करना है फॉर एनी रिमेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा और एनी रिमेन बिट्स ऑफ कंसेप्शन, राइट? देन साथ ही में आपने इंजेक्शन मेथार्जिन पेशेंट को देना है 0.2 mg IV इज गिवन आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द इंटीरियर शोल्डर एंड रेस्ट ऑफ द डिलीवरी इज सेम, ठीक है? बाकी का सारा प्रोसेस सेम है जैसे कि आप नॉर्मल डिलीवरी में करते हैं, राइट? देन कम्स, so this was about the steps of procedures for craniotomy. Then next comes complication, right? तो क्या क्या complications जो है वो हो सकती हैं इस प्रोसीजर से? नंबर 1 is soft tissue injury हो सकती है मदर को, and there can be perforation of the sacral promontory of the mother. तो जो जब आप स्कल को परफोरेट कर रहे होगे तो देर आर चांसेस कि जो सैक्रल प्रोमोटरी होगी वो भी परफोरेट हो सकती है, ठीक है? So this is about the complications, right? Then next है आपका जो प्रोसीजर है डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन में, दैट इज क्रेनियोप्लाज्म, ठीक है? जैसे क्रेनियोटमी में हमने बताया कि हमने स्कल को परफोरेट करना है, ठीक है, ताकि हम ब्रेन मैटर को एक्सट्रैक्ट कर सकें, इवैक्यूएट कर सकें बेसिकली, ताकि हम स्कल के साइज को इवैक्यूएट कोलैप्स कर सकें। देन नेक्स्ट जो क्रेनियोप्लाज्म है, ठीक है? क्रेनियोप्लाज्म में हम क्या करते हैं, जो स्कल का बेस होता है उसको हम क्रश करते हैं, ठीक है? सो विल बी क्रशिंग द बेस ऑफ द स्कल। देन इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर आपको जो चाहिए होगा, ठीक है? इसके अंदर क्रेनियोप्लास्ट आपको जो है वो चाहिए होते हैं विद सेफेलोट्राइब्स, ठीक है? सेफेलोट्राइब का मतलब 3 ब्लेड्स का होता है। ये आपको भी पिक्चर दिखाऊंगी क्रेनियोप्लाज्म की, आगे आइए यहाँ पे, हियर यू कैन हैव अ पिक्चर, ठीक है? ये देखिए, ये 3 ब्लेड्स आपको नजर आ रहे हैं। ये वाला जो क्रेनियोप्लास्ट है ये कॉमनली हम जो है वो यूज करते हैं इन द प्रोसीजर ऑफ cranioplasm. So if it is a two-bladed instrument with one central perforating blade and one bone crushing blade, then it is called a cranioplast, ठीक है? मतलब अगर टू ब्लेडेड है और एक ब्लेड जो है उसमें से वो सेंट्रल एरिया जो है वो परफोरेट करने के लिए और एक जो ब्लेड है उसका वो बोन क्रश करने के लिए, तब हम उसे क्या बोलते हैं? क्रेनियोप्लास्ट. If it has only two crushing blades and no central perforating blade, then it is called as double bladed cephalotribed, ठीक है? मतलब कि अगर सिर्फ 2 ही ब्लेड हैं, सेंटर वाला जो है वो मिसिंग है, तो उस केस में दैट विल बी कॉल्ड एज डबल ब्लेडेड cephalotribed. And if one central perforating blade and 2 crushing blades on either side, then it is called as combined cranioplast with cephalotribe, as you can see here in the picture, right? So this is combined one. यहाँ पे आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं, एक सेंट्रल हो गया ये वाला, ठीक है, और साइड में ये बोन क्रशिंग के लिए हो गया।
इस तरह से उसको अप्लाई किया जाता है, एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर। इस तरह से जो ब्लेड है इसके फिक्स किए जाते हैं, एक सेंटर में आएगा और बाकी दो बोन्स के लिए। सो इंडिकेशंस फॉर क्रेनियोप्लाज्म, ठीक है। इंडिकेशंस की सबसे पहले है कि सीवियरली कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है अगर, और यानी कि जिसका इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो 7.5 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है इनलेट का, तब हम इसको ही करेंगे, तब हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। और इस केस में जनरल एनेस्थीसिया जो होगा मदर को, दैट इज नेसेसरी। सो नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन, जो क्रेनियोक्लास्ट है उसको आपने अप्लाई कैसे करना है। सो द सॉलिड पॉइंटेड सेंटर ब्लेड इज इंट्रोड्यूस इनटू द क्रेनियोटमी होल विद इट्स सेरेटेड कॉन्वेक्स बॉर्डर टुवर्ड्स द फेस, ठीक है। तो जो कॉन्वेक्स बॉर्डर होगा वो फेस की तरफ होगा, और सेंट्रल ब्लेड को जो है वो हमने इंट्रोड्यूस करना है, जो आपने क्रेनियोटमी होल जो है वो क्रिएट किया होगा। द क्रशिंग ब्लेड विच गोज टुवर्ड्स द फेस इज इंट्रोड्यूस्ड नेक्स्ट, उसके बाद आपने जो फेस की तरफ को जो क्रशिंग ब्लेड होगा उसको आपने अंदर की तरफ को इंट्रोड्यूस करना है। इट शुड गो बियॉन्ड द चिन एंड ओनली देन विल द ब्लेड लॉक, ठीक है। मतलब ये जो यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लेड होगा ये कहाँ तक आपने प्लेस करना है, चिन तक। यहाँ पे देखो चिन तक ये जाएगा, जैसे ही चिन को ये रीच करेगा वैसे ही हमने इसको फिर ऊपर से यहाँ से हम इसको लॉक कर देंगे, यहाँ से लॉक है इसका ये, ठीक है। 1 सेकेंड। देन क्रशिंग ऑफ द फेस फर्स्ट फ्लेक्सेस द हेड, जैसे ही फेस को क्रश करना शुरू करेंगे उस ब्लेड से, तो फ्लेक्शन जो है वो हेड की इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जिसकी वजह से जो स्कल का बेस होगा, क्योंकि फ्लेक्शन हो रही है, आप एक्सेसिबल होगा बेस ऑफ स्कल, तो आप उसको भी क्रश कर सकते हैं इजिली। देन इंट्रोड्यूस द थर्ड ब्लेड अप टू द ऑसिपुट एंड क्रश द एंटायर बेस, ठीक है। फिर आपने उस टाइम पे थर्ड ब्लेड जो है वो इंट्रोड्यूस करना है, ताकि जो ऑसिपुट है आप उसको क्रश कर सको, ठीक है। लॉकिंग इटसेल्फ क्रशेस द बेस ऑफ द स्कल, ये बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब जैसे ही आप लॉक करोगे थर्ड ब्लेड को, वैसे ही जो है स्कल का जो बेस होगा वो क्रश हो जाएगा। Then go a proper pervision examination to look for any bony speculas. If present, they can be removed with a bone nibbler. ठीक है, तो आपने vaginal examination करना है मदर का, अगर कुछ bones के कोई remain अंदर रह गए हैं तो उसको bone nibbler आता है, तो उसके साथ आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। Before extraction, rotate the instrument through go so that all the three blades lie in the anterior posterior diameter of the inlet. जब आप एक्सट्रैक्ट करने लगे हैं, उसको बाहर निकालने लगे हैं, तो उससे पहले आपने इंस्ट्रूमेंट को जो है वो इस तरह से रोटेट करना है कि तीनों के तीनों ब्लेड जो है वो पेल्विस के इनलेट के, ठीक है, एपी डायमीटर में आ जाए। तो इस तरह से आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है। दिस विल प्रिवेंट डैमेज टू द ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड रेक्टम, क्योंकि अगर आप इनके पोस्टीरियर डायमीटर में रख के निकाल रहे हो तीनों ब्लेड्स को बाहर, तो उससे ब्लैडर इंजरी, यूरेथ्रल इंजरी, रेक्टल इंजरी होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। So this was about the procedure that was cranioplasm, ठीक है। और इसमें हम क्रेनियोक्लास्ट जो है वो यूज करते हैं, 3 ब्लेडेड होता है ये, 2 साइड वाले जो है वो बोन क्रशिंग के लिए होंगे, और सेंटर वाला जो ब्लेड होगा वो क्रेनियोटमी होल में आपने अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। और ये प्रोसीजर भी हम डेड फीटस में करेंगे, ठीक है। डेड फीटस जो है इसकी एक मेन इंडिकेशन है कि फीटस जो है वो डेड होना चाहिए फॉर डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन, दैट इज डीकैपिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज डीकैपिटेशन। 1 सेकेंड। हाँ जी, नेक्स्ट आपका आ जाता है डीकैपिटेशन। So what happens in decapitation, like it is also a destructive operation for severing of the head from the trunk, followed by the extraction of the trunk and then of the head, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सीवर कर देते हैं हेड को ट्रंक से, ठीक है, अलग कर देंगे हेड को ट्रंक से, और जिससे कि फिर हम ट्रंक को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद फिर हेड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो डीकैपिटेशन के लिए जो आपका इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, दैट इज डीकैपिटेशन, इसको हुक भी बोल सकते हैं आप, विद अ नाइफ, ठीक है। आगे इसके नाइफ में यहाँ ब्लेड है ये, ठीक है। सो डीकैपिटेशन हुक विद नाइफ है, और इसको हम बोलते हैं जार्डन्स डीकैपिटेटर, ठीक है, इसका नाम है जार्डन्स। सो यू कैन सी द इंस्ट्रूमेंट इन दिस पिक्चर, राइट। Then next comes indication. So selected cases of neglected impacted shoulder presentation. तो डेड फीटस तो देखो होना जरूरी है, राइट, इंडिकेशन है वो। और डेड फीटस के साथ अगर शोल्डर प्रेजेंटेशन है, ठीक है, तो उस केस में हम ये प्रोसीजर करते हैं।
और देन कंजॉइंट ट्विंस हैं और इंटरलॉकिंग डेड ट्विंस हैं, तो उस केस में भी वी कैन गो फॉर दिस प्रोसीजर, दैट इज डिकैपिटेशन, राइट. So, selected cases of neglected impacted shoulder presentation when baby is dead and there is no evidence of threatened rupture, and on per vaginal examination you can reach the top of the neck. And if the baby is high and not impacted, then the treatment is internal podalic version. ठीक है. Then next comes the procedure for decapitation. So, if आपको बेटा प्रोसीजर ऐसे लिखने के लिए नहीं आएगा एग्जाम में, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर. वो आपको आगे अपने क्लिनिकल एरिया में जो है वो काम आएंगे. ठीक है. whenever you are going to assist a doctor during the whenever you are going to assist the surgeon during the surgery, मतलब लाइक सर्जरी कौन सी वाली, ये वाली डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस वाली. ठीक है. सो स्टेप 1 में क्या करते हैं हम, इफ द फीटल हैंड इज नॉट प्रोलैप्स्ड ब्रिंग डाउन अ हैंड. ठीक है. अगर शोल्डर प्रेजेंटेशन है और डेड फीटस है और हैंड प्रोलैप्स नहीं हुआ, मतलब हैंड जो है वो बाहर की तरफ को नहीं है, तो आपने हैंड को नीचे की तरफ पहले लेकर आना है. Then a roller gauze is tied on the fetal wrist and an assistant is asked to give traction towards the side away from the fetal head to make the neck more accessible and fixed. तो हाथ हमने बाहर निकालने के बाद हमने रिस्ट पे हम गॉज बैंडेज जो है वो हम टाई कर देंगे और उस बैंडेज के साथ देन हम ट्रैक्शन देंगे हेड से अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि फ्लेक्शन इंक्रीज हो और नेक जो है बच्चे की वो एक्सेसिबल हो जाए. ठीक है. Then two fingers of the left hand are introduced into the palmar surface downwards. ठीक है. अपनी टू फिंगर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करनी है अपने लेफ्ट हैंड की, और हथेली जो होगी वो आपकी नीचे फ्लोर की तरफ होगी, राइट. इस डायरेक्शन में आपने अंदर इंट्रोड्यूस करनी है. एंड देन द फिंगर टिप्स आर टू बी प्लेस्ड ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ द नेक. फिर आपने नेक का जो सुपीरियर सरफेस होगा, ठीक है, मतलब जो हेयर लाइन यहाँ खत्म होती है, तो वहां पे अपने अपने दो फिंगर्स जो है वो प्लेस करनी है. The decapitation hook with knife is to be introduced flushed under the guidance of the fingers placed into the vagina, the knob pointing towards the fetal head. ठीक है. फिर आपने decapitation hook को अपने जो लेफ्ट हैंड होगा उससे गाइड करते हुए आपने अंदर की तरफ इंसर्ट करना है. ठीक है. और जो उसकी नॉब होगी, जो नाइफ होगी, ठीक है, उसको फीटल हेड की तरफ को पॉइंट करना है. The hook is pushed above the neck and rotated to 90 degrees so as to place the knife firmly against the neck. तो आपने हुक को जो है वो थोड़ा सा पुश करना है नेक के ऊपर लेवल पे और उसको रोटेट करना है 90 डिग्रीज में, ताकि जो नाइफ है वो बिल्कुल नेक के ऊपर आ जाए. ठीक है. Then step 4, by upward and downward movements of the hook with knife, the vertebral column is severed. ठीक है. फिर आपने हम क्या करेंगे, जो वो हुक होगा, ठीक है, उससे डाउनवर्ड अपवर्ड मूवमेंट जो है वो क्रिएट करेंगे, जिससे कि जो वर्टिब्रल कॉलम होगा बच्चे का वो अलग हो जाएगा. ठीक है. The rest of the soft tissues left behind may be severed by the same instrument or by the embryotomy scissor. और जो बाकी के रिमेन्स होंगे उसको आप उसी इंस्ट्रूमेंट के हाथ भी आप बाहर निकाल के एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर यू कैन डू द सेम विद द हेल्प ऑफ एम्ब्रियोटमी सीजर्स. ठीक है. एक्सट्रैक्ट नहीं, सॉरी, जो भी, हाँ, लेफ्ट जो सॉफ्ट टिश्यूज कुछ होंगे ना, जो जॉइंट रहे होंगे, उनको आप कटिंग कर सकते हो सेम इंस्ट्रूमेंट के साथ, या फिर आप एम्ब्रियोटमी सीजर्स का यूज कर सकते हो. While removing the decapitation hook, it is to be pushed up. The trunk is delivered by traction on the prolapsed arm. ठीक है. जब आप decapitation hook को जो रिमूव कर रहे होगे, ठीक है, तो आपने उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करके फिर आपने उसको बाहर निकालना है. Then step number 5, delivery of the decapitated head. Any of the following method may be used effectively. ठीक है. अब जो है वो हेड जो है वो decapitated है, उसको आपने डिलीवर करना है, तो दैट यू कैन डिलीवर विद द हेल्प ऑफ दी एनी ऑफ दीज लाइक प्रोसीजर्स. सबसे पहला है आपका, आप अपने इंडेक्स फिंगर को जो है वो हुक करके बच्चे के माउथ के अंदर जो है, डेड फीटस के अंदर, माउथ के अंदर है, आप इंसर्ट करेंगे, हुक बनाएंगे, फिर उसको बाहर की तरफ को एक्सट्रैक्ट करेंगे. सेकेंड है बाय होल्डिंग द सीवर्ड नेक विद जॉइंट वल्सेलम एंड डिलीवरी ऑफ द हेड एज दैट ऑफ आफ्टर कमिंग हेड इन द ब्रीच. ठीक है. तो आपने जो सीवर्ड नेक होगा उसको अपने होल्ड करना है विद द हेल्प ऑफ जॉइंट वल्सेलम, और आप हेड को डिलीवर करवाएंगे आफ्टर कमिंग हेड को, जैसे डिलीवर करवाते हैं हम ब्रीच प्रेजेंटेशन में. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द डिकैपिटेशन. और ऑब्वियसली ये प्रोसीजर करने के बाद आपने पूरी की पूरी जो यूटेरो वेजाइनल कैनाल होगा उसको आपने एक्सप्लोर करना है फॉर प्रेजेंस ऑफ एनी रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा or for any remaining bits of conception, right? So this is all about decapitation, right? Next आपका आता है destructive operations में, that is evisceration और spondylotomy. ठीक है.
सो इविस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, वी विल बी मेकिंग वन इंसिजन इन द एब्डोमेन एंड और इनटू द थोरेक्स, ठीक है। थोरेक्स से एब्डोमिनल जो कैविटी होती है उसमें हम इंसिजन बनाते हैं ताकि वहाँ का कंटेंट जो है वो हम बाहर निकाल सकें, और जो डायमीटर है या जो साइज है फीटस का वो रिड्यूस कर सकें, ठीक है, और वो इजीली फिर डिलीवर हो जाए थ्रू द बर्थ कैनाल। स्पॉन्डिलोटमी इज डिवीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो स्पॉन्डिलोटमी हम किसको बोलते हैं, जब हमने वर्टिब्रल कॉलम को जो है वो हमने डिवाइड करना है। देन आता है इंडिकेशन। सो इंडिकेशन इसमें क्या है आपकी, नंबर वन इज नेग्लेक्टेड शोल्डर प्रेजेंटेशन विद डेड फीटस, मतलब शोल्डर प्रेजेंटेशन थी और वो किस मतलब आप पता नहीं लगा पाए उसका टाइम पे, ठीक है, एंड द फीटस इज ऑलरेडी डेड। देन नेक्स्ट इंडिकेशन क्या आते हैं, फीटल मालफॉर्मेशन है, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा है, तो उस केस में भी हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्पाइना बाइफिडा वाला बेबी जब लाइफ डिलीवर भी हो जाता है तो भी उसकी जो लाइफ है वो 5 और 10 डेज की होती है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। So these are the evisceration seizures. This you might have seen in Funda lab also, और OBG lab में भी है ये seizures हमारे पास. So these are the seizures used for the process of evisceration. One second, please. Then next आता है इसका procedure. So close the blades of evisceration scissors. मतलब ब्लेड क्लोज करके ही आपने सीजर्स को जो है वो अंदर इंट्रोड्यूस करना है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ 2 फिंगर्स ऑफ द अदर हैंड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड से आप उसको गाइड कर सकते हैं, राइट हैंड से आप उनको अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। सो द चेस्ट और एब्डोमेन इज ओपन बाय कटिंग द स्किन और रिब केज, ठीक है। तो जो चेस्ट होगी, अगर थोरेसिक कैविटी को ओपन कर रहे हो या फिर अगर एब्डोमेन को कर रहे हो तो आप स्किन को कट करना है और रिब केज को हम एक्सपोज करेंगे, मतलब देख पाएंगे। अगर आपने थोरेसिक कैविटी में कट लगाया है और अगर आपने एब्डोमेन में लगाया तो आपको एब्डोमेन के कंटेंट्स जो है वो आपको नजर आएंगे, ठीक है। सो उसके जो कंटेंट्स होंगे वो आपने रिमूव करने हैं विद पीस मील, right? So this is simple evisceration, which is done with the help of evisceration scissors. So simply you need to cut the skin and then the cavity will be visible from inside and all the contents will be removed. And the baby will be delivered as done in normal vaginal delivery. Same as in normal vaginal delivery. देन नेक्स्ट प्रोसीजर जो आता है इसमें आपका दैट इज क्लिडोटमी, ठीक है। क्लिडोटमी में हम क्या करते हैं, जो क्लैविकल होते हैं हमारे, ठीक है, कॉलर बोन जैसे आप बोलते हैं, क्लैविकल्स को जो है वो हम कट करते हैं इसमें, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है। और इसमें भी हम जो है एम्ब्रियोटमी सीजर्स का जो है वो यूज करते हैं, और बेसिकली मेरा पर्पस क्या होता है इसमें इसको करने का, वी विल बी एबल टू reduce the bisacromial diameter like is in case of shoulder dystocia, मतलब अगर मैक्रोसोमिक बेबी है तो ज्यादातर शोल्डर डिस्टोशिया होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो शोल्डर डिस्टोशिया के केसेस में जो है वो हम क्लैविकल्स को कट करते हैं, एक को करना पड़ता है, कई बार दोनों को करना पड़ता है, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, एंड इसमें भी सेम है कि जो फीटस है वो डेड होना चाहिए। देन सो दिस इज द पिक्चर शोइंग शोल्डर डिस्टोशिया, राइट। तो ये देखिए, ये क्लाविकल जो है निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, तो हम इसको कट करके डिलीवर करते हैं। Then next is indication. So can be done on a dead fetus with shoulder dystocia and in conjunction with other embryotomy procedures to affect delivery of a dead baby disproportionately large for maternal pelvis, ठीक है। तो आप इसको, और जो हमने अभी डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन पढ़े हैं उसके हर कॉम्बिनेशन में भी आप यूज कर सकते हो अगर जरूरत पड़े, ठीक है, या फिर आप इसको अकेले भी यूज कर सकते हो एज इन केस ऑफ डेड फीटस। सो आता है इसके अंदर आपके प्रोसीजर। सो सिंस इट इज जनरली इजियर टू रीच द पोस्टीरियर शोल्डर एंड द डिवीजन ऑफ द पोस्टीरियर क्लैविकल इज प्रेफर, ठीक है। सो हम जो इसके अंदर जो हमारा फोकस रहता है ज्यादातर, वो किस पे रहेगा, पोस्टीरियर क्लैविकल को सीवर्ड करने पे, ठीक है। So lateral flexion of the head anteriorly is essential to identify and palpate the posterior clavicle. तो जो हेड है वो अच्छे से फ्लेक्स होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि पोस्टीरियर क्लैविकल कहाँ पे है, ठीक है।
The clavicles are divided by the embryotomy scissors introduced under the guidance of left two fingers placed inside the vagina. तो लेफ्ट हैंड की जो आपने टू फिंगर्स अंदर इंसर्ट करी होगी वजाइना के उसकी हेल्प से आप गाइड करवाओगे एम्ब्रियोटमी सीजर्स को, ठीक है, और जो कि वहां तक जाएंगी और क्लैविकल्स को कट करेंगी और आप कह सकते हैं कि डिवाइड करेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट आती है आपकी कॉम्प्लिकेशंस फॉर दिस, दैट इज मैटरनल सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो सकती है, जैसे कि यूट्रस में हो सकती है, सर्विक्स में हो सकती है, वजाइना में हो सकती है, ब्लैडर में, रेक्टम में, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका रप्चर यूट्रस, ठीक है, रप्चर यूट्रस भी इसके कॉम्प्लिकेशन है। देन पोस्टपार्टम हैमरेज कॉज कर सकता है ये, एंड इवन इट कैन लीड टू शॉक, शॉक इसमें किसी भी तरह का शॉक हो सकता है, लाइक देयर कैन बी हेमरेजिक शॉक व्हिच इज रिलेटेड टू ब्लीडिंग, और देयर कैन बी neurogenic shock which can be related to injury of some neurons, right? Then even it can lead to sepsis and even it can cause maternal death, right? So these all are the complications associated with the procedure of clitodomy. And what happens in clitodomy is we are dividing the clavicles, right? Yes, so these all were the complications which are associated with destructive operations, like जो हमने अभी पढ़ा है टॉपिक, ठीक है। So this is all about the destructive operations, जिसको आप एम्ब्रियोटमी भी बोलते हैं, right? So I hope this topic is clear to everyone. If anyone is having any doubt in this with this video, or like कोई भी आपको particular topic है इसमें से नहीं समझ आ रहा है, so you are free to ask for your queries, right? So thank you so much for paying attention. Thank you.